एनीवे इस बीच में एक जबरदस्त घटना होती है और वो घटना ये है कि इजराइल का जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर हमला होता है आज के दिन ईरान का इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर हमला होता है और न्यूज बनकर आती है। आप खुद से विचार करिए, जैसे अपने देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। देश के अंदर कोई बड़ा आतंकी हमला हो या फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो तो बाजार पर उसका नेगेटिव असर देखने को मिलता है। अच्छा, मुंबई धमाके हुए हों, जब जब दुर्घटनाएं हुई हैं हमारे देश में, तो पब्लिक सेंटिमेंट होता है कि यार आज के दिन तो ट्रेड नहीं करेंगे, या ट्रेड नहीं करेंगे, पता नहीं अब इसका असर क्या होगा। थोड़ा मन खिन्न सा हो जाता है, लोग सब चीजों से ध्यान हटा के दुर्घटना पे फोकस कर रहे होते हैं कि यार क्या हो रहा है, चलो वहां चलते हैं। मतलब जो एक्टिव ट्रेडर है वो भी बैठ करके विचार कर रहा होता है, छोड़ते हैं थोड़ी देर, इस पर देखते हैं क्या चल रहा है ना। आप ईरान के लोगों की राष्ट्रभक्ति कहिए, हर धर्मिता कहिए, या कितने फोकस्ड हैं ये लोग जिनसे हमें वाकई में सीखने की जरूरत है, वो इस खबर में है। खबर ये है कि इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर ईरान का हमला होता है और न्यूज बनकर आती है कि स्टॉक एक्सचेंज पर बम गिरा है और इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज 52 वीक के टॉप पर चला गया है। मतलब इधर बिल्डिंग हिल रही है, ईरान का स्ट्राइक हुआ है इजराइल स्टॉक एक्सचेंज पर तेल अवीव में। वीडियो दिखा रहे हैं कि बिल्डिंग पूरी तरह से शीशे टूटे हुए दिख रहे हैं, निश्चित ही नुकसान भी हुआ है, हो सकता है कुछ लोग मरे हो सकता है बहुत से लोग घायल हुए हों, ये सब है। लेकिन न्यूज ये नहीं बन रही है कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, न्यूज ये बन रही है 52 हफ्ते का हाइट पकड़ गया है। ये 52 हफ्ते का हाइट पकड़ गया है, 52 हफ्ते के ऊंचे अंक को इजराइल स्टॉक एक्सचेंज छू गया है। लोगों ने कहा अब तुम हमारी बिल्डिंग पर हमला करोगे। बिल्डिंग से व्यापार नहीं होता है, व्यापार हमारे हाथ से होता है, हम इन्वेस्ट करते हैं। बिल्डिंग तो वो जगह है जहां बैठते हैं, तुम इससे नत समझो इजराइल बहुत मजबूत है। मतलब रिवर्स साइकोलॉजी। इस वजह से ये न्यूज अपने आप में एक बड़ी न्यूज बनती है। एनीवे, हमको खैर इनकी बिल्डिंग पर क्या हुआ उससे ज्यादा हमारे देश पर असर पड़ता है, हमारे देश में क्या हुआ, क्योंकि इंडिया का इजराइल के साथ क्या ट्रेड है, इजरायली कंपनीज का भारत के साथ क्या ट्रेड है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं ना। तो एक दूसरे के लिए दोनों ने अपनी अपनी तरफ से, किसी ने राइजिंग लाइन लॉन्च किया हुआ है तो दूसरे ने फिर ट्रू रिटर्न किया हुआ है, सब तरह से एक दूसरे पर रिप्लाई चल रहे हैं। तस्वीरें हैं हमलों की और हमले बता रहे हैं कि ईरान के द्वारा हमला किया गया है और इजरायली बाजार 19 जून को यानी कि आज के दिन शेयर बाजार 52 सप्ताह के उच्चतम स्टॉक पर पहुंच गया है। 52 सप्ताह में मतलब इस समय आप ये समझकर देखें कि स्टॉक एक्सचेंज जो इनके यहां पर है वो टेस के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने यहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके यहां पर तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज दैट इज टेस। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिखते हैं अपन लोग, ऐसे इनके यहां पर तेल अवीव में है ये स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए इसे ये TASE दैट इज टेस कहते हैं। उसके ऊपर ऑल शेयर इंडेक्स 0.5% की बढ़ोतरी के साथ 2574.89 के लेवल पर पहुंच गया और यह अपने आप में एक बड़ा अंक था। 52 वीक का हाई दिया है इसने। हालांकि ईरान वाले रिपोर्ट यह कर रहे हैं कि हमारे हमले से इजराइल को $475 बिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन जो तेल अवीव की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ये हैं कि ये बाजार चढ़ गया है। अब ईरान अपनी जगह से ये बात सही बोल रहा है या इंटरनेट पर या फिर टेस का जो इंडेक्स है वो जो चढ़ता दिख रहा है, बाजार में जो ऊंचा ऊंचा मतलब ऊंचाई दिख रही है, ये सही है, ये तो अब देखने वाली बात है। प्रत्यक्ष तो ये है ईरान के लोग क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। क्रेडल ने ये जो न्यूज ली है, ये असल में वहां की है, तेहरान टाइम्स में ये खबर चल रही है कि उसकी वजह से ये हुआ कि ईरान का मिसाइल हमला हुआ और इसकी वजह से इनके बाजार को बड़ा नुकसान मिला है ना। और ऐसे में इन्होंने लिखा कि स्टॉक बाजार में इतना नुकसान हुआ है, लेकिन हुआ इसका रिवर्स है और रिवर्स हुआ और रिवर्स में तेजी दिखी, ये मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दी है। ठीक है साहब। अच्छा, अब ये तो इनका मामला हो गया कि इजराइल पर क्या हुआ, हम पर क्या हुआ। अब हमारी बात कर लेते हैं। आज के दिन हमारा बाजार, गुरुवार के दिन सेंसेक्स 83 अंक गिरा और निफ्टी 19 अंक गिरा। अच्छा, कम अंक गिरना जो है ये इस बात का पैमाना नहीं होता कि सारे शेयरों ने बस थोड़ा सा गिरावट दिखाई, नहीं, ये तब भी संभव है कुछ शेयर अच्छा परफॉर्म किए हो, बहुत से शेयर नीचे गिरे हो, एवरेज आउट हो जाता है। तो ओवरऑल जब स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे होते हैं तो भी पॉजिटिव सेंस ये निकल रहा है कि बहुत ज्यादा बाजार में गिरावट नहीं दर्ज हुई है, लेकिन 30 शेयर में से 22 में गिरावट है और 8 में तेजी है। मतलब 22 में ज्यादा असर नकारात्मक रहा और 8 सकारात्मक दिखाए। तो इसका मतलब बाजार में कल को अगर यही गिरावट और ज्यादा आती है, इन 22 स्टॉक्स में 8 की तेजी थोड़ी रुकती है, तो हो सकता है कल के दिन बाजार और ज्यादा गिरता हुआ दिखे।
उनमें से अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा सहित कुल 10 शेयर 2.5% तक नीचे गिर गए। ऐसे ही M&M, टाइटन, मारुति के शेयर्स में तेजी देखी गई है। अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अलग अलग प्रकार का नजारा देखने को मिला। आज के दिन शेयर बाजार के अंदर जो अंक थे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी के अंदर इस तरह से दिखाई दिए। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कुल 50 कंपनियां हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो ये टॉप कंपनियां थी। टाटा कंज्यूमर, M&M, आइशर, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये तो चढ़ रही थी। और जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उनमें अडानी बिल्कुल लाल हुए बैठे थे। अडानी लाल थे, श्रीराम फाइनेंस लाल, बजाज, अडानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा, कोल, बैंकिंग सेक्टर। और ये जो मतलब बैंकिंग सेक्टर को काफी ज्यादा आज के अंदर नुकसान था। एशियन पेंट्स को आप यहां पर नुकसान देख सकते हैं। इसके पीछे, सबके पीछे रीजन है, इनका इजराइल कनेक्शन है, जिसको आज हम समझेंगे कि क्या कहानी है जिसकी वजह से ये नुकसान देखे गए। एनीवे, कुल मिलाकर के ग्लोबल बाजार में भी इस पूरे संघर्ष के चलते गिरावट देखी जा रही है। जापान का जो निक्केई है, अच्छा जापान में क्यों असर हो रहा है भाई इस बात का? चलो हम तो तेल मंगाते हैं, जापान भी तेल मंगाता है ना, मतलब गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से जापान, भारत और चाइना ये सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं। तो इनके बाजार पर भी असर दिखा, हांगकांग के बाजार पर भी असर दिखा, अमेरिका के बाजार पर भी इसका असर दिखा। बाजार के अंदर गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट के अंदर भी गिरावट देखी गई। कोरिया के अंदर भी 6 अंक, मतलब 6 अंक की तेजी जो है वो ज्यादा बड़ी तेजी नहीं होती है। तो इस तरह से हुआ। अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि ओवरऑल किसी बाजार ने बहुत तेज परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन भारत में जो कंपनियां परफॉर्म बिगाड़ रही थी उनमें से जैसे आप सिप्ला यहां देख सकते हैं, ऐसे ही सन फार्मा भी आज मतलब टेंशन में रही है ना। तो वो ये जो कंपनियां, जो भारत सन फार्मा का स्टॉक भी आज गिरा हुआ है, इनके साथ क्या दिक्कत आ रही है इनको समझते हैं। तो हुआ ये है कि फार्मा सेक्टर की जो हमारी कंपनी जैसे सन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका इजराइल के अंदर एक जेनेरिक ड्रग निर्माता कंपनी है तारो फार्मास्यूटिकल, उसके साथ में इनका टाई अप है, मतलब उसके अंदर हिस्सेदारी है। ऐसे ही सन फार्मा का इजराइल की एक बड़ी कंपनी है टेवा फार्मास्यूटिकल, उसके साथ भी इनका कारोबार होता है। ऐसे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन जैसी जो अन्य फार्मा कंपनियां हैं उनका भी इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध है। तो चूंकि इजराइल के स्टॉक, इजराइल का बाजार प्रभावित हो रहा है, इजराइल की कंपनियों पर असर हो रहा है, तो उसको हम यहां पर लेकर आ रहे हैं। टेक्निकली आज भारत की जो जितनी भी कंपनियां हैं, ये जो चाहे सन फार्मा हो या फिर जितनी भी फार्मेसी की जो हमारी टॉप कंपनीज हैं, ये सब सिप्ला हो, ये सब दुनिया भर में बाजार में माल बेचती हैं और जिस जगह बेचती हैं वहां के देश के साथ अपना टाई अप रखती हैं। अब ऐसे में एक देश की एक कंपनी के साथ असर दिखे और हम ये मान लें कि नहीं साहब उस पर असर हुआ है तो हमारा स्टॉक गिर जाना चाहिए। भारत को ना अंदर से आत्मविश्वास जहां जहां डिग रहा है उसको मजबूत करना है। मतलब बाजार को लेकर के ये जो विश्वास है कि वहां वो लोग इतने मजबूत हैं कि उनके स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हो रहा है और वो 52 वीक का हाई ले जा रहे हैं उठा करके, कि हमारी कंपनियों को कोई असर नहीं हुआ है। हम उनके साथ टाई अप रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और उस बात को हम ऐसे ले रहे हैं कि कंपनी के बाजार पर असर पड़ जाएगा, वहां पर हमला हुआ है। दोनों की थॉट प्रोसेस में देखिए कितना अंतर है। इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का बड़ा मार्केट है और ऐसे में हम लोगों का जो स्टॉक को लेकर टेंशन है वो इस वजह से आया। ऐसे ही जो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है जैसे टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, ये लोग भी इजराइल में मतलब कारोबार करती हैं। अच्छा, इजराइल टेक के दम पर ही चल रहा है, बड़ी सारी दुनिया को टेक ही तो वो बेचता है, डिफेंस और टेक ही उसका सबसे मेजर प्रोडक्ट है। तो ऐसे में इजराइल पर टेक पर असर, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स पर भी असर वहां से डिराइव होकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन लोग भी समझदार हैं, उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया कि इतना असर नहीं आएगा कि इजराइल के ऊपर असर आया तो पूरी तरह से हिल जाएगा बाजार। तो फिर कहां हुआ? सबसे ज्यादा असर दिखा अडानी के ऊपर, अडानी पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि तेहरान की तरफ से या कहिए तो ईरान की तरफ से जो अपडेट दिए गए ना, वो अडानी को लेकर के अपडेट दे दिए गए कि हमने अडानी पोर्ट को निशाना बना लिया है। और इसके चलते इंडिया में जो अडानी पोर्ट का स्टॉक है वो धड़ाम से नीचे आ पड़ा। अडानी पोर्ट्स के अंदर पिछले 5 दिनों में 5.5% से ज्यादा की गिरावट देखी जा चुकी है। और गिरावट के पीछे का रीजन, क्योंकि हाइफा पोर्ट जो है, जिसका जो इजराइल के अंदर हाइफा पोर्ट है जिसपे अडानी का इन्वेस्टमेंट है, उस जगह पर ईरानी मिसाइलों का हमला हुआ है। अडानी को टारगेट बनाया गया है या फिर इजराइल को? तो हाइफा चूंकि इजराइल में है, निवेश उस पर अडानी का है, तो उसको नुकसान, अडानी का नुकसान और इजराइल का नुकसान दोनों का ही माना जाएगा। उसमें 70% भागीदारी अडानी की है। तो उसका नुकसान होते ही लोगों को यह लगा कि भाई अडानी का ये पोर्ट तो डूब गया। अब इस पर इतनी आग लगी हुई फोटो दिखा दी, ईरान अपडेट आ गया, 4.2 बिलियन का हमने इजराइल का हाइफा पोर्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह से खबरें ईरान ने अपडेट देके बकायदा इंडिया, अडानी ये सब करके दिखा दिया। हालांकि इस खबर के तुरंत बाद
अडानी की तरफ से इसको फॉल्स क्लेम किया गया कि ये झूठी खबर है। ऐसे ही कम्युनिटी नोट ट्विटर पर डला इस बात का कि ये खबर झूठी है। ये जो दिखाया गया है जलता हुआ हिस्सा, ये हाइफा का नहीं है, ये तेहरान का है। खुद की ही तस्वीरों को ये बता करके कि ये ईरान की ना होकर के हाइफा की हैं, ये मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं। अडानी पोर्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा खबर को फॉल्सिफाई किया गया। हालांकि बाद में क्या हुआ ये अपडेट अभी तक नहीं आए, लेकिन बाजार में एक सेंटीमेंट चला गया कि अडानी पोर्ट पर हमले हो सकते हैं, और हमले हो सकते हैं। ऐसे में अडानी पोर्ट के स्टॉक्स पर आपको असर यहां पर दिखाई दे रहा है। हाइफा पोर्ट निश्चित ही इजराइल का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और इसको अगर निशाना बनाया जाता है तो जो भी लॉसेस होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट बाधित होता है या फिर वहां पर निवेश के लिए पैसे लगते हैं, तो लोग उसको उस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, आज सुबह एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही थी। भारत के डिफेंस स्टॉक बढ़िया मतलब जंप कर रहे थे। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये थी कि भारत के अंदर कई इजरायली कंपनियों की पार्टनरशिप है और डिफेंस उनका बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जंग की स्थिति है, तो हो सकता है भारत को कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो सुबह तक जो सुबह की कटिंग थी उसमें डिफेंस स्टॉक बहुत तेजी से उठ रहे थे। मझगांव डॉक देखें, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग देखें, पारस डिफेंस देखें, बढ़िया ये स्टॉक उठ रहे थे। शाम होते होते ये सब स्टॉक नीचे आ गए थे। खैर, जो भी कारण रहे हों, इस डिफेंस के स्टॉक्स में कोई भी एक खबर चीजों को बदलती है। इसका एक सेपरेट एनालिसिस लेकर आएंगे कि डिफेंस के स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा इस पूरी घटना का। क्योंकि सोचने वालों का तरीका यह है कि भाई ईरान इजराइल को अब डिफेंस के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है, क्या भारत उसे एक्सपोर्ट करेगा, क्या भारत इजराइल को दे करके पैसे कमा लेगा। फिर दिमाग में यह आता है कि इंडिया क्या ईरान से जबरदस्त दुश्मनी मोल लेगा क्या। ये तमाम कैलकुलेशंस, तो इसके चलते डिफेंस स्टॉक टालमटोल स्थिति में घूम रहा है।